हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने सेमीकंडक्टर में हमारा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डिवाइस स्टार्ट किया था, डिवाइस का नाम था रेक्टिफायर। सो अगर आपसे पूछा जाए वो डू यू मीन बाय रेक्टिफायर, क्योंकि रेक्टिफायर पे जो क्वेश्चन है वो जनरली सबसे पहले यही बनता है कि रेक्टिफायर क्या होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें आपको क्वेश्चन के ऑप्शंस भी देते हैं। मतलब तो ऑप्शन ये दे सकते हैं, rectifier is a device which convert AC into DC, DC into AC and इनमें से कोई भी नहीं, या फिर कुछ भी दे सकते हैं, मतलब ऑप्शन अदर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेक्टिफायर होता है वो AC को DC में चेंज करता है। अब AC को DC में चेंज करता है, समझ में आ गया, लेकिन कैसे? तो हमने जानना शुरू किया था कि जो रेक्टिफायर होता है वो AC को DC में चेंज करता है, और वो चेंज किस प्रोसेस पे करता है। वो चेंजमेंट हमने देखा कि रेक्टिफायर भी दो तरह के होते हैं। पहला हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा क्या होता है, हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। तो जब हमने जानना शुरू किया कि हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डिवाइस है, जिसमें बहुत ही सावधानी से क्या किया जाता है, पूरा अरेंजमेंट किया जाता है, कोइल्स लगाई जाती हैं, इस तरह से उन कोइल्स को डायोड के साथ जोड़ा जाता है, फिर एसी वोल्टेज को इनपुट से दिया जाता है, और जिस तरह से पोलैरिटी का चेंजमेंट होता है कोइल्स के साथ, एक बार एक पॉजिटिव फिर दूसरी नेगेटिव, और उन कोइल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण वो जो हमारे पास डायोड होता है, वो डायोड किस तरह से हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग होती है, क्योंकि रेक्टिफायर में जो मेन काम होता है ना वो एक्चुअल में हमारी बाइसिंग का होता है, कि किस तरह से आप डायोड को रिवर्स कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है उसमें करंट निकलता है, रेजिस्टेंस नहीं होता। लेकिन अगर रिवर्स बाइसिंग की बात करूं तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और करंट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो पीएन जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन मेनली हमारा क्या काम करता है, वो करंट को आने का और जाने का। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें कहीं ना कहीं पीएन जंक्शन है। आप यकीन नहीं मानोगे, जो ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर के बारे में भी आपको बताऊंगी, पढ़ेंगे हम ट्रांजिस्टर के बारे में भी। उसमें आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग एक काम होता है, जब आप करोगे तो जानोगे कि हमारे जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनमें भी पीएन जंक्शन लगा होता है, लेकिन पीएन जंक्शन बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में तैयार किया जाता है। तो उसी तरह से जैसे हमारे पीएन जंक्शन है उसको अदर वे में यूज किया गया, तो रेक्टिफायर बन के निकल के आया। तो रेक्टिफायर एक हाफ होता है, एक फुल होता है। हाफ का आप जान चुके हो, अब हम जानेंगे कि हमारे फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, और इसका नाम फुल वेव रेक्टिफायर क्यों पड़ा। और हाफ का तो आप जानते ही हो, क्योंकि उसमें क्या होता था कि आपकी जो वेव होती थी, जो आपकी हाफ वेव होती थी वो बाहर आती थी, जो हमारी नेगेटिव हाफ थी वो क्या हो जाती थी, ब्लॉक हो जाती थी या चॉप्ड ऑफ हो जाती। ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं। तो चलिए अपने हथियारों को जरा सा अभी यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। आप भी अपनी नोटबुक, पेन, सब कुछ एकदम रेडी कर लीजिए। मेरे हथियार बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको कराने वाली हूँ यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, जब आप इसको शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसकी जो डेफिनेशन है, सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि हमारा फुल वेव रेक्टिफायर आखिर में होता क्या है। तो देखिए, द ट्रांसफॉर्मर यूज्ड ए सेंटर टैप। अब आप कहेंगे कुछ समझ में नहीं आया, इस बात का मीनिंग हमें कि ये क्या होता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप देखोगे कि जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है वो टोटली एंड टोटली आपका सेंटर पे बेस्ड होता है। जब मैं आपको इसका डायग्राम कराऊंगी तब बताऊंगी कि ये पूरा सेंटर पे बेस्ड होता है। तो इसको सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर यूज्ड बोलते हैं। Two diodes are connected across the secondary of the transformer, the middle point of which is tapped to point T. तो इसमें क्या कहा जा रहा है, अब इतनी लाइन लिखने के बाद आप हेडिंग डालोगे डायग्राम, क्योंकि इतनी लाइन में ये बता दिया गया है हमें कि हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो सेंटर टैप होता है। उसमें सेंटर टैपिंग की कोई एक मतलब कुछ यूज किया जाता है सेंटर टैपिंग का, जिसमें हम क्या करते हैं,
जिसमें हम हमारा जो लोड होगा, जो हमारा रेजिस्टेंस, वो लगाएंगे। और इसमें 2 डायोड होते हैं जो कि आपकी डेफिनेशन में बता चुके हैं। और ये जो 2 डायोड होते हैं ये तो आपके ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी कोइल में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और मिडल में क्या होता है, आपका एक टैप्ड होता है जो कि टी पॉइंट पे होता है। तो ये सबसे पहले आप इतनी थ्योरी को अपना नोट डाउन करोगे और नेक्स्ट हेडिंग डालिए हमारा डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारा अब डायग्राम मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम रेक्टिफायर बनाते हैं तो सबसे पहले हम बनाते हैं हमारी प्राइमरी कोइल। बहुत आराम से करना है, नीट एंड क्लीन, आपको अपनी नोटबुक में भी। और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके बनाऊंगी क्योंकि अब जो हम करने वाले हैं उसमें 2 डायोड लगेंगे। जब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर किया था तो हमारे लिए एक ही डायोड को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। इसमें तो फिर भी अब 2 डायोड लगेंगे, तो बहुत नीट एंड क्लीन बनाना है आपको फेयर नोटबुक में। तो होगा क्या बेटा, ऐसा हमें एक सिस्टम मिलेगा, हमें प्राइमरी कोइल बनानी है। मान लीजिए इसका प्राइमरी कोइल का नाम P है और इसकी एक साइड को मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ P1 और इसके सेकंड साइड को मैं नाम दे रही हूँ यहाँ पे P2। ठीक है, इसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे एक AC वोल्टेज से, यानी कि इसको बोलते हैं हमारा AC सोर्स। लिख सकते हो आप यहाँ से कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है AC सोर्स। AC सोर्स, अब वो AC सोर्स कुछ भी हो सकता है, सेल, बैटरी, जो भी आप लेना चाहें। और ये आपका यहाँ से इसको बोलते हैं इनपुट। ठीक है, ये तो हमारे एक साइड का बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम देखेंगे हमारी अदर साइड का कि अदर साइड हमारा क्या होता है। तो हमने इसमें देखा कि हमारे अदर साइड में एक अनदर कोइल लगाई हुई होती है कुछ इस तरह से। तो ये जो कोइल होती है इसको हम सेकेंडरी कोइल बोलते हैं और इसको एस से शो करते हैं। और इस सेकेंडरी कोइल का यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ए और बी, क्योंकि आपकी बुक में ए बी दे रखा है तो मैं चाहती हूँ वैसे ही रखूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आगे क्या किया जाता है, जब आपकी वेव को आगे की तरफ, मतलब आपके सर्किट को आगे की तरफ लेके जाता है, तो जैसा कि हमारे थ्योरी पार्ट में है कि ये हमारे 2 में डिवाइड रहता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट डायोड, ठीक है, ये सर्किट आपका आगे की तरफ कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे हमारा सेकंड डायोड होता है। अब इसमें बार बार ये बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि ये आपका P होता है, ये आपका M होता है, ये अब बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अब इन डायोड का हम नाम देने वाले हैं। फर्स्ट डायोड है इसलिए इसको D1 बोलेंगे, ये हमारा सेकंड डायोड है इसलिए हम इसको D2 बोलेंगे। इसलिए मैंने इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि ये P है और ये N साइड है, क्योंकि बार बार एक ही चीज को हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब आपको अगर याद हो तो जब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर किया था तो हमने जो लोडिंग रेजिस्टेंस है वो यहाँ लगाया था और आउटपुट लिखा था, याद है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें हमें आउटपुट यहाँ नहीं देना है, हमें आउटपुट देना है यहाँ बीच में। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाएंगे हम लोग, इसको हम लोग RL बोलेंगे, यानी कि लोडिंग रेजिस्टेंस। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ से आपको मिलती है आउटपुट। यस, यहाँ से मिलती है आपको आउटपुट, और जो कि क्या होगी आपकी DC। ये आपका डायग्राम फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। लीजिए मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख देती हूँ यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर।
आप देख सकते हैं डायग्राम आपके सामने है, आपको हेडिंग डालनी है डायग्राम, और डायग्राम के बाद आपको यहाँ पे लिखना है ये सब। देख सकते हो बिल्कुल ऐसा ही नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा सा डायग्राम आपको बना के आना है अपनी जो एग्जाम होगा उसमें, अपनी फेयर नोटबुक में जब आप नोट्स बनाओगे उसमें बिल्कुल ऐसा ही प्यारा सा एक डायग्राम आपको बना के आना है। अब आप अगर यहाँ पे कंपैरिजन करो तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आपका वैसा का वैसा ही है जैसा आपके हाफ वेव रेक्टिफायर में था। सिर्फ डिफरेंस कहाँ था, ये डायोड नहीं था और ये जो आउटपुट है ये उधर के साइड था, यानी कि हमारे जो डिवाइस है उसके सेकंड साइड था। बाकी सब कुछ ऐसा ही था। यहाँ पे हमारी इनपुट थी, एसी सोर्स थी, प्राइमरी थी, सेकेंडरी थी, डायोड फर्स्ट था, लेकिन ना तो D2 था और ना यहाँ पे लोड R1 था, ये उधर था। अब आपको यहाँ पे एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी वो ये है बच्चों कि आपका जो ये आप आउटपुट देख रहे हो, क्योंकि ये पूरे डिवाइस के सेंटर में है इसीलिए इसका नाम रखा गया सेंटर टैप। तो आपको एक बात बता दूं, आपको जरूरी नहीं है एग्जाम में बोला जाए वो डू यू मीन बाय फुल वेव रेक्टिफायर, आपसे पूछा जाएगा वो डू यू मीन बाय सेंटर टैप। सेंटर टैप क्या होता है, तो जब आप ट्रांसफॉर्मर को सेंटर टैप की तरह यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फुल वेव रेक्टिफायर। तो आपके सामने पूरे का पूरा सिस्टम मैंने यहाँ पे आपको डिवाइस कंप्लीटली बना के दिखा दिया है। आई होप आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से मैंने ये डायग्राम बनाया है, क्योंकि मैं जैसा हमेशा बोलती हूँ डायग्राम समझ में आ गया थ्योरी अपने आप लिख दोगे, क्योंकि डायग्राम अगर आपका सही है तो एग्जामिनर आपकी छोटी मोटी गलती माफ कर देता है। और एक बात मैं आपको बता दूं क्लियरली, क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर हूँ, मैं भी एग्जाम मतलब जो पेपर होते हैं उनको चेक करती हूँ, तो टीचर का ना सबसे पहले जो नजर जाती है वो जाती है डायग्राम पे सबसे पहले। अगर आपने डायग्राम में कुछ गलती की है तो फिर ये गलत। अगर आपने डायग्राम में गलती की है और आपने थ्योरी एकदम एक्यूरेट लिखी हुई है, बिल्कुल सही सही लिखी हुई है, फिर भी वो आपके नंबर काटेगा और बहुत ज्यादा नंबर काटेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि अगर आपका डायग्राम सही है तो ही आपकी थ्योरी सही मानी जाएगी, क्योंकि हम जो थ्योरी लिखते हैं वो डायग्राम से ही लिखते हैं। तो डायग्राम सही है तो थ्योरी सही है, उनका इसको देखने में ज्यादा आसानी हो जाएगी, है ना। तो डायग्राम बिल्कुल आपको ऐसे ही बनाना है। प्राइमरी कोइल P1 P2, सेकेंडरी A और B हो जाएगी, दो डायोड होंगे D1 एंड D2, दोनों सेम डायरेक्शन में शो हो रहे हैं, देख सकते हो P दोनों एक ही डायरेक्शन में, NN एक ही डायरेक्शन में है, दोनों कनेक्टेड है सेंटर टैप से जो कि आपका लोडेड रेजिस्टेंस है, जहां से आपको क्या मिलेगी, आउटपुट DC। यहाँ पे आपका सेकंड स्टेप खत्म हो जाता है। फर्स्ट स्टेप मैं बता चुकी हूँ यहाँ पे होगा, सेकंड स्टेप आपका डायग्राम होगा, थर्ड स्टेप आप करोगे थ्योरी का। क्या करोगे, थ्योरी का। थ्योरी में आप सबसे पहले क्या बताएंगे, थ्योरी आपका थर्ड स्टेप होगा, और थ्योरी में सबसे पहले आप क्या बताओगे कि हमारा जो जब आप AC वोल्टेज को अप्लाई कर देते हो, मतलब जब आप AC सोर्स को क्या करते हो, जब आपका AC सोर्स वोल्टेज देने लग जाता है, जब इसमें से हमारी जो वोल्टेज है वो यहाँ से अब बाहर निकलने लग जाती है, तो क्या होता है, हमारा जो P1 है, फर्स्ट थ्योरी में आपको लिखना है, वैसे तो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कहीं पे भी आपकी बुक में प्राइमरी कोइल के बारे में कोई डिटेल नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ। आप सबसे पहले लिखेंगे ड्यूरिंग हाफ साइकिल, इसी में ही फिर आप लिखोगे व्हेन AC वोल्टेज given to the primary coil then P1 of the primary coil become
नेगेटिव। ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ड्यूरिंग आपकी हाफ साइकिल P1 आपका नेगेटिव हो जाएगा और आप लिखोगे P2 बिकम पॉजिटिव, यानी कि आपका जो P2 है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ड्यू टू इंडक्शन A, the secondary coil A becomes positive and B becomes नेगेटिव। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जब हम एसी सोर्स देते हैं इस प्राइमरी कॉइल को, ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, और इंडक्शन की वजह से जो ए होता है वो पॉजिटिव हो जाता है और बी आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इतनी लाइन आप लिखेंगे। पहले आप क्या हेडिंग डालेंगे, डायग्राम, डायग्राम के बाद डायग्राम बनाएंगे, फिर थ्योरी में सबसे पहले लिखेंगे ड्यूरिंग हाफ साइकिल। उसके बाद आप ये सब लिखेंगे कि जब आप एसी वोल्टेज देते हो प्राइमरी को तो P1 नेगेटिव हो जाता है, P2 पॉजिटिव हो जाता है, इंडक्शन से A पॉजिटिव हो जाता है और इंडक्शन से B नेगेटिव हो जाता है। इतना लिखने के बाद अब आप यहाँ से शुरू करोगे। अगर ये आपका थर्ड है तो यहाँ से आपकी फोर्थ लाइन शुरू हो रही है यहाँ से। तो ये फोर्थ लाइन आपकी क्या बोलती है, देखिए, वन एंड ऑफ द सेकेंडरी कॉइल से A बिकम पॉजिटिव एंड B बिकम नेगेटिव ऑपरेटिंग D1 फॉरवर्ड बाइसिंग एंड D2 रिवर्स बाइसिंग। कैसे, ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कंप्लीट सर्किट आपका कनेक्ट हो रहा है D1 से और ये कंप्लीट सर्किट कनेक्ट हो रहा है आपका यहाँ से। तो इसका P पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है एंड नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो मैं मान लूं कि इसका जो ये सर्किट है ये फॉरवर्ड बाइस्ड है हमारा ड्यूरिंग द हाफ साइकिल। जब स्टार्टिंग की हाफ साइकिल होती है तो हमारा ये फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। और इसको देखिए, जब ये फॉरवर्ड बाइस्ड है तो ये नेगेटिव से जुड़ा है इसका P1 और पॉजिटिव से जुड़ा है इसका N। इसका मतलब ड्यूरिंग वन हाफ साइकिल D1 बिकम फॉरवर्ड बाइस एंड D2 बिकम नेगेटिव, यानी कि रिवर्स बाइस। यानी कि जब आप शुरुआत की जब साइकिल को देखते हैं, जब शुरुआत की साइकिल पे फोकस करते हैं तो हमारा यहाँ पे जो D1 और D2 बनता है वो दोनों ही क्या होते हैं, आपके अलग अलग बाइसिंग बन जाती है, क्योंकि ये अलग दे रहा है, ये अलग से कनेक्ट है। यही तो यहाँ पे सस्पेंस था, इसीलिए ही तो हमने यहाँ फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड लगाए थे, ताकि एक बार ये पॉजिटिव हो जाए और एक बार ये नेगेटिव हो जाए। तो इससे क्या होगा, दस द करंट फ्लो थ्रू द डायोड D1। तो D1 के थ्रू, क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग में तो करंट फ्लो होता है लेकिन रिवर्स बाइसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो इसमें से तो करंट फ्लो होगा और इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। तो क्या होगा, देखिए, हमें पता है हमारे पास जो एसी वोल्टेज होती है वो ऐसे होती है या नहीं होती है, ऐसे ही होती है हमारी वोल्टेज। ये हमारी क्या है, इनपुट। जब आप आउटपुट देखते हो तो क्या होता है कि इसकी वजह से, D1 की वजह से करंट क्या होता है, आपका फ्लो करता है। तो ये पॉजिटिव हाफ क्या हो जाती है, ऊपर आ जाती है। तो सबसे पहले हम हमेशा किसके बारे में देखते हैं, पॉजिटिव हाफ की वजह से। तो ये तो आ गई, नो प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जब हम ड्यूरिंग अदर हाफ साइकिल देखते हैं तो हमारा जो सिस्टम होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट का मतलब कि अब क्या होगा, अब आप अनदर लाइन लिखोगे और इस लाइन में आप गड़बड़ नहीं करनी है कि हमारी जो पोलैरिटी होती है वो चेंज हो जाती है।
अब आप लिखोगे ड्यूरिंग अदर हाफ साइकिल, यानी कि आपका 5th पॉइंट लिखोगे। यहाँ पे 5th पॉइंट में यहां तक आप लिखोगे और फिर उसके बाद लिखोगे इन अदर हाफ साइकिल पोलैरिटी ऑफ द एसी सोर्स इज रिवर्स। पोलैरिटी चेंज हो जाती है और आप लिखोगे कि P1 तो आपका पॉजिटिव हो जाता है, A1 नेगेटिव हो जाता है, P2 आपका नेगेटिव हो जाता है और B आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे मैं यहीं पे इसी में ही चेंज कर रही हूँ। व्हेन AC सर्किट ऑफ द गिवन टू द प्राइमरी कॉइल P1 एंड द प्राइमरी कॉइल बिकम पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव हो चुका है P1 और P2 आपका क्या हो चुका है यहाँ पे नेगेटिव। देन उसके बाद आपका जो इंडक्शन है उसकी वजह से A बिकम नेगेटिव, ए आपका क्या हो जाएगा अब नेगेटिव और B बिकम पॉजिटिव, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। ये आपकी यहाँ पे नेक्स्ट लाइन, ये 5th थी ना, 5th के बाद आप यहाँ से शुरू करोगे 6th हो जाएगा और 7th में आप यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक। ठीक है, ये बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम जब छोटे थे ना तो हमारी जो मैम होती थी, हिंदी वाली मैम, SST वाली मैम, साइंस वाली मैम, वो ना खड़ी नहीं होती थी, मतलब बैठी बैठी सब कुछ करा दिया करती थी ना। तो बोर्ड पर कुछ कराती थी, क्या करती थी कि चेयर पे बैठी रहती थी और बुक होती थी तो हमें बोलती थी बच्चों अपने क्वेश्चन आंसर निकालो। तो क्वेश्चन होते थे, उनके आंसर बुक में से टिक कराने होते थे, तो बोलती थी इतनी लाइन छोड़ दो, इतनी लाइन छोड़ोगे तो यहाँ से यहाँ तक टिक लगाओ। तो कुछ ऐसी ही फीलिंग मुझे आ रही है कि पहले ये लिखना है, पहले ये लिखना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप प्रिपरेशन अच्छे से करो। आप लोग जब अटेम्प्ट करो ना, एग्जामिनर देखते ही ना बस इम्प्रेस हो जाए, कुछ दूसरा उनके माइंड में रहे ना, बस देख के भाई बच्चे ने डायग्राम ऐसा बना रखा है, बिल्कुल धमाका कर रखा है। तो ये डायग्राम देखते ही ना उसके मन में आए भाई दे दे, पूरे नंबर दे दे। 5 नंबर में आता है रेक्टिफायर आपका, तो रेक्टिफायर में आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे अगर ऐसे लिख के आओगे। और इस तरह से डायग्राम तो आपको मतलब नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और ये होगा तब जब बेटा प्रैक्टिस करोगे। ऐसे ही नहीं होता, ये इतनी आसानी से नहीं आता, एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। फिर उसके बाद हमें क्या बोला गया, B बिकम्स पॉजिटिव, आपका ये पॉजिटिव हो गया है और A बिकम नेगेटिव, जो आपका A है वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे फोकस करो कि अगर ये मेरा नेगेटिव है तो D1 डायोड का P अब नेगेटिव से कनेक्ट हो चुका है और मेरा N पॉजिटिव से कनेक्ट हो चुका है। इसका मतलब D1 क्या हो गया, फॉरवर्ड या रिवर्स, रिवर्स बायस, उल्टा हो गया ना। P नेगेटिव से जुड़ रहा है, N पॉजिटिव से जुड़ रहा है, तो उल्टा हो गया, तो रिवर्स बायस है। लेकिन अगर D2 की बात करें, D2 का P जुड़ा है पॉजिटिव से और N जुड़ा है नेगेटिव से, तो ये अब हमारा फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। तो यहाँ पे बोलता है कि डायोड D2 जो है वो आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा, और जो D1 होगा वो आपका रिवर्स बायस्ड होगा। सो ड्यूरिंग बोथ हाफ द करंट फ्लो थ्रू द RL, यानी कि जब ये हाफ साइकिल के, जब हम हाफ साइकिल के, देखो ये हाफ साइकिल आई, जब ये फॉरवर्ड था ये रिवर्स था, तो क्या हुआ, फॉरवर्ड में ये वाले की वजह से ये ऊपर आ गया। अब क्या होगा, इस D2 की वजह से, क्योंकि हमारी अदर हाफ साइकिल चल रही है, ये फॉरवर्ड हो गया और ये रिवर्स हो गया। तो जब ये आपका फॉरवर्ड हो जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये जो नेगेटिव साइकिल है ना, ये वाली भी आपकी कहाँ आ जाएगी, ऐसे। फिर दोबारा से पोलैरिटी चेंज होगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये फॉरवर्ड ये रिवर्स, तो ये वाली वेव जो है आपकी ऐसे ही रहेगी। फिर ये वाली क्या हो जाएगी, ऊपर ही। तो इससे जो बनता है ना, इसकी ऊपर वाली लाइंस को क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, और DC कुछ इस तरह से निकल के आती है। देख लो भाई, ये आपका निकल के आ चुका है DC। अब आपके समझ में आया होगा कि AC वेव से किस तरह से आपकी जो AC होती है, यानी कि AC से DC बनने का जो यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट हमारा जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। कंप्लीट तो देखिए नहीं बन पाता है, आप खुद भी देख पा रहे हो, सिर्फ कोशिश करने की कोशिश करी गई है। तो यहाँ पे आपका कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई
कि फुल वेव में सारी वेव कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायोड की वजह से क्या ले रही थी, कुछ ना कुछ करंट ले रही थी। एक बार ये पॉजिटिव ले लेता है, एक बार ये पॉजिटिव ले लेता है। तो इसी वजह से आपकी क्या की गई, हाफ हाफ वेव्स को ले लिया गया और हमें क्या मिला, हमें थोड़ा थोड़ा, कंप्लीटली नहीं मिलेगा। इस बात का मुझे हमेशा दुख रहा है, कंप्लीटली डीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो डीसी तो ये होता है। तो कंप्लीटली तो लाइन हमारी स्ट्रेट नहीं आई, पर हाँ कैसे ना कैसे करके एसी के जो अदर ऊपर वाले पार्ट होते हैं उससे कोशिश की गई है कि कैसे ना कैसे करके इससे डीसी बना ली जाए। तो सब कुछ आपके सामने है। ये हमारा यहाँ पे एसी डीसी चेंज हो चुका है, एसी से डीसी में चेंज हो चुका है। और इसी वजह से क्योंकि इसकी जो नेगेटिव वाली जो आपकी साइड होती है ना, वो भी आपकी कहाँ चली जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, पॉजिटिव में आ जाती है। और इसकी इसी खासियत की वजह से इसको बोला जाता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। और एक बात, चाहे आपकी फुल मतलब जो आपकी पॉजिटिव हाफ हो, चाहे आपकी 1/2 साइकिल हो, वो भी आपकी इसी लोड की वजह से, ये जो हमारा लोडिंग रेजिस्टेंस है ना, जहाँ से आउटपुट मिलता है, यहाँ से आपको क्या होता है, पूरा का पूरा आपको वैल्यू मिलती है, आउटपुट मिलता है, डीसी वोल्टेज मिलती है। और जब आपकी नेगेटिव आती है इसकी वजह से, तो भी आपको कहाँ से मिलती है, लोडिंग रेजिस्टेंस, यहाँ से आपको आउटपुट मिलती है। ठीक है भाई, ये आपका कंप्लीटली सिस्टम है, सब कुछ आपके सामने है। कहाँ क्या लिखा है मैं एक बार और आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, ताकि कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन का तो कोई सोर्स रहे ही ना। देखिए एक बार पूरा देखिए, जब हम साथ साथ समझ रहे होते हैं ना, तो हमारा आधा ध्यान होता है समझने में, आधा लिखने में, ऐसा होता है। कंप्लीट करने के बाद एक बार रिवाइज करना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ताकि एक बार आपको समझ में आ जाए लास्ट में कि ऐसा ऐसा हुआ था। जैसे स्टोरी में होता है ना, अगर आपको मान लीजिए कोई कुछ बता रहा है, आपसे कहे कि बेटा बुक पढ़ ले, बुक में बड़ी अच्छी स्टोरी है ये, तो आप कहेंगे कि यार कौन पढ़ेगा। और एक आपको कोई सुना दे स्टोरी, वही स्टोरी, तो आपको फटाक से याद हो जाती है। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी बताने वाली हूँ, आपको जस्ट क्या करना है, उस स्टोरी पे कंसंट्रेट करना है और उसे समझने की कोशिश करना है। तो देखो भाई, यहाँ पे हम लोग शुरू करने वाले थे हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। तो जब हमने रेक्टिफायर को, यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर को शुरू किया, तो हमने बताया कि ये होता क्या है। तो फुल वेव रेक्टिफायर एक सेंटर टैप होता है। अब तो मैंने बना भी लिया, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता सकती हूँ कि सेंटर टैप का मतलब होता है बीच में से क्या निकालना, रिजल्ट निकालना। तो आउटपुट आप देख पा रहे हो, दोनों डायोड के बिल्कुल सेंटर में है, बीच में है, तो इसको सेंटर टैप बोलते हैं। 2 डायोड इसमें यूज होते हैं, जो कि हमारी सेकेंडरी कोइल के साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। जब हमने हाफ वेव की थी तो सिर्फ एक डायोड था जो सेकेंडरी के अपर साइड लगा हुआ था, लेकिन हमारी जो फुल वेव रेक्टिफायर होती है वो हमारी हाफ वेव से अलग ही इसीलिए है क्योंकि इसमें 2 डायोड होते हैं, उसमें एक ही डायोड होता है। ठीक है, फिर हम आए हमारा थ्योरी पार्ट की तरफ। तो मैंने आपसे कहा कि आपको पहले थ्योरी नहीं लिखनी है, पहले आपको लिखना है डायग्राम। अच्छे से कंप्लीट डायग्राम बनाओगे। डायग्राम में एसी सोर्स जो कि आपकी इनपुट का काम करता है, एसी जुड़ा हुआ है प्राइमरी से, प्राइमरी में P1 P2 होता है। फिर हमारी सेकेंडरी कोइल होती है जिसको A और B से शो करते हैं। ये सेकेंडरी में A पार्ट आपका जुड़ा होता है डायोड D1 से, B पार्ट आपका जुड़ा होता है डायोड D2 से। देन उसके बाद आपके दोनों डायोड के बिल्कुल बीच में एक आउटपुट लगा होता है जिसको बोलते हैं लोडेड रेजिस्टेंस RL, और इस टाइम इसको बोला जाता है सेंटर टैप। ठीक है, इतना डायग्राम बनाने के बाद आप लोग थर्ड पॉइंट शुरू करते हो। थर्ड पॉइंट होती है थ्योरी। थ्योरी में आप लोग सबसे पहले क्या डालते हो थ्योरी में तीसरा डालने के बाद आप यहाँ से करते हो कि हमारा जो यहाँ पे सिस्टम होता है कैसे कैसे काम करता है। फिर आपको बताना होता है कि जब आप प्राइमरी कोइल को वोल्टेज देते हो तो ये पोलैरिटी रखते हैं, पहले ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इन दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से एक बार तो D1 क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बाइस्ड, उसी टाइम D2 क्या हो जाता है, रिवर्स बाइस्ड। तो हमें पता है जो फॉरवर्ड बाइस्ड होता है वो वेव को जाने देता है, करंट को पास होने देता है। तो ये जो हमारी हाफ वेव होती है ये आगे चली जाती है, लेकिन ये वाला कुछ नहीं करता क्योंकि रिवर्स है। फिर क्या होता है, जब पोलैरिटी दोबारा से चेंज हो जाती है
तो ये वाला तो हो जाता है फॉरवर्ड, ये रिवर्स हो जाता है। इसकी वजह से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव वाली होती है वो भी क्या आ जाती है इसकी वजह से, क्योंकि D2 अब फॉरवर्ड हो चुका है, इसकी वजह से जो आपकी अनदर हाफ वेव होती है वो आपकी क्या हो जाती है, वो आपकी अपोजिट हो जाती है और वापस कहाँ आ जाती है, ऊपर की तरफ। और ये जो प्रोसेस होता है आपका कंप्लीटली आपके फुल वेव रेक्टिफायर में, एक बार पोलैरिटी एक को पॉजिटिव कर देगी, एक को फॉरवर्ड कर देगी, दूसरे को रिवर्स कर देगी, फिर अनदर जो आपकी हाफ साइकिल होगी दोबारा से दूसरे को पॉजिटिव कर देगी, एक को नेगेटिव कर देगी। ये जो रिवर्स और फॉरवर्ड इन दोनों का जो ये सिस्टम हो रहा है ना, इसी की वजह से ही आपकी ये वेव्स बनती हैं और इसी की ही वजह से आपको क्या मिलता है, पूरा का पूरा सिस्टम बैलेंस्ड मिलता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हमारा जो कंप्लीटली जो बैलेंस जो होता है, ये जो वेव ऊपर नीचे मतलब नीचे वाली ऊपर आ जाती है, आपके पास कंप्लीटली एक एसी जो आपके पास सर्किट बनता है, जो हमारी डीसी होती है ना वो कंप्लीटली तो नहीं बन पाती है, इतनी तो श्योरिटी आपके भी आ गई होगी, इतना तो आपके भी अब तक समझ में आ गया होगा कि कंप्लीटली तो डीसी नहीं बनती है, पर हाँ बनाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे एक जो दूसरा जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं वो अगर हमें मतलब अगर कोई बच्चा देना चाहता है और उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए रेक्टिफायर से, और वो आपसे पूछें कि बेटा हमने एक बार क्या देखा कि एक बार तो ये वाला फॉरवर्ड बाइज्ड है, एक बार ये वाला फॉरवर्ड बाइज्ड है, जब ये फॉरवर्ड होता है तो ये रिवर्स हो जाता है, जब ये फॉरवर्ड होता है तो ये रिवर्स हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हम दोनों ही डायोड को D1 को और D2 को अगर हम फॉरवर्ड बाइज्ड कर दे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर मैं इसको टोटली रिवर्स बाइज कर दूं तो क्या सिस्टम होगा, बताइए। डायग्राम आपके सामने है, पहले आप अपना दिमाग लगाइए। मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर हम दोनों ही डायोड को फॉरवर्ड कर दें या दोनों ही डायोड को रिवर्स कर दें तो हमारी जो ये एसी और डीसी वाला कंप्लीट सिस्टम है ये कैसे काम करेगा, कैसे आप इसको डिफाइन करोगे, यहाँ पे कर सकते हो। तो भाई आपके माइंड में एक बहुत ही तेजी से ये बात चलनी चाहिए कि मैम आपने ही तो समझाया, आपने ही तो बताया कि जो ये फॉरवर्ड और रिवर्स होता है ये तो पोलैरिटी की वजह से होता है ना, और ये जो पोलैरिटी होती है ये तो हमारे एसी सोर्स की वजह से होती है, और एसी सोर्स का तो मतलब ही यही होता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जब आप यहाँ पे दे ही एसी रहे हो तो एक पॉजिटिव होगा और एक साइड नेगेटिव होगी, और जब ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो जो सेकेंडरी हमारी होगी वो ऑटोमेटिकली इसकी वजह से क्या हो जाएगी, पोलैरिटी चेंज करेगी हमारी। दैट्स मीन कि हमारी ये वाली प्रोसेस एसी के साथ तो चेंज हो ही नहीं सकती कि आप दोनों ही डायोड को क्या कर दें, फॉरवर्ड कर दें, और दोनों ही डायोड को क्या कर दें, रिवर्स कर दें। फिर भी अगर ऐसा कर सकते हैं तो एक ही कंडीशन है, क्या आप इसको अलग से एक एसी सोर्स प्रोवाइड कराएं और आप इसको अलग से एक एसी सोर्स प्रोवाइड कराएं तो हो सकता है कि ये दोनों ही अलग से क्या हो जाएं आपके, जब हम अलग अलग सर्किट पे, पर अगर हम ऐसा करेंगे तो वो दोबारा से क्या बन जाएगा, हाल्फ वेव, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन एक के ही साथ है। अगर इसको पॉजिटिव करोगे तो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली नेगेटिव होना ही है। दैट्स मीन अगर आपने एसी वोल्टेज अप्लाई कर रखी है तो ये बात तो कंपलसरी है कि एक डायोड आपका फॉरवर्ड होगा और एक आपका रिवर्स होगा, और जब आपका एक फॉरवर्ड होगा तो आपकी जो पॉजिटिव हाफ वेव होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी आगे चली जाएगी क्योंकि करंट लोड हो जाएगा, और आपकी जब ये वाला फॉरवर्ड होगा तो ये जो नेगेटिव वाला ये भी क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये भी आपको क्या कराएगा, करंट प्रोवाइड कराएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जो हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, जो हमें सीखने को मिली है। इन सभी चीज़ों को हमें बहुत ही ध्यान से यहाँ पे देखना है। जब आप अपनी नोटबुक में इनको लिखोगे तो बहुत ही सावधानी से, शांति से नोट करिएगा। शांति से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा हो गया है इसमें, कहीं पे कोई पॉइंट है आपका, यहाँ पे थर्ड पॉइंट था वो मैंने चेंज कर दिया, तो आप वीडियो के साथ साथ ही बनाते हुए चलना, पहले समझ लेना फिर एक बार बनाने के लिए इसको स्टार्ट करना वीडियो को दोबारा से। तो अब यहाँ पे हमारा फुल वेव एकदम कंप्लीट हो गया है, और ऐसा मैं सोच के चल रही हूँ, ऐसा मैं
मान रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कि आपके कंप्लीट फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर समझ में आ गया होगा, या फिर मैं कहूँ कि आपके कंप्लीट जो रेक्टिफायर हमारा जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। जस्ट रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। उसको हम दो सिस्टम में कर सकते हैं, दो टाइप से, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव में क्या होता है, एक डायोड होता है, वो एक बार फॉरवर्ड हो जाता है, एक बार रिवर्स हो जाता है, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो सिर्फ हाफ वेव मिलती है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा था, हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव में हमारे पास जो होती हैं दो डायोड होते हैं, D1 D2, इनका जो लोडेड रेजिस्टेंस होता है वो सेंटर में होता है, इसलिए इसका नाम सेंटर टैप होता है। ये काम ऐसे करते हैं कि एक बार एक डायोड पॉजिटिव यानी कि फॉरवर्ड बाइस्ड होता है, सेकंड वाला रिवर्स होता है, फिर दोबारा से सेकंड वाला फॉरवर्ड हो जाता है, पहले वाला रिवर्स हो जाता है। इस सिस्टम के ऊपर हमारा फुल वेव था, जिसमें हम देखते हैं कि जब ऊपर वाला फॉरवर्ड होता है तो हाफ वेव आती है, नीचे वाला फॉरवर्ड होता है अगेन हाफ वेव आती है। जब इन हाफ वेव को मिला दिया जाता है तो ऊपर वाली जो साइड होती है वेव की, सिर्फ उन्हीं को ही क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, और उन्हीं को ही कलेक्ट करने के बाद जो ऊपर की साइड को कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की डीसी आ जाती है। तो कंप्लीट रेक्टिफायर हमारी दो वीडियोस में कंप्लीट हो चुका है। आपको इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। देखिए एक बात बता दूं, 2 या 3 मार्क्स में सिर्फ डायग्राम बनाना भी आ सकता है। अगर किसी बच्चे, कोई ऐसा बच्चा है जिसने 12th की है, तो 12th में 4th चैप्टर एसी करंट जो हमारा चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, उसमें हमारा ये रेक्टिफायर, उसमें सेमीकंडक्टर में हमारा ये सेमीकंडक्टर में इसके बारे में बताया गया है। उसमें हमारा बोर्ड की क्लास में कंप्लीटली डायग्राम पूछ लेते 3 मार्क्स में कि डायग्राम बनाओ रेक्टिफायर का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपके में भी, मतलब जो हमारे पॉलिटेक्निक का जो कोर्स है उसमें, उसके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ना सिर्फ आपको थ्योरी करनी है, आपको इस डायग्राम की प्रैक्टिस भी करनी है अपनी नोटबुक में। और डायग्राम में ना कभी भी हाफ मत बना के आना। अगर आप मान लीजिए फुल वेव बना रहे हो तो ये बनाने के बाद ये कंपल्सरी है, ये नहीं बनाया तो पता क्या लगा, कहाँ बनाया आपने डीसी। ये तो सिर्फ क्या है आपके पास, ये तो सिर्फ एक डिवाइस है। आप कहो कि आजकल है ना रोटियां बनाने वाली मशीन आ रही है, आप मशीन तो ला कर रख दो, बता दो ये मशीन है, ये ऐसे ऐसे काम करती है, लेकिन बताओ ना कि कैसी रोटियां बनेंगी, प्रैक्टिकल ना दो, डेमो ना दो। तो अगर यही नहीं बताओगे तो पता कैसे लगेगा कि एसी डीसी में कन्वर्ट हो रही है। तो जब भी डायग्राम आए ना, तो ये डायग्राम तो बना के ही आना है, प्लस आपको ये भी बना के आनी है वेव्स। समझ में आया ये पूरा का पूरा सिस्टम के यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये कंप्लीट आपको डायग्राम आना चाहिए, अपनी नोटबुक में इनको नोट डाउन करोगे, अच्छे से सारी चीज को समझ के, एक एक लाइन को समझ के तब करोगे, ठीक है। तो ये हो गई नोट्स की बात। अब करते हैं कुछ मेरे फायदे की बात, क्योंकि मेरा फायदा देखना भी आपका थोड़ा सा फर्ज बन जाता है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका थोड़ा सा प्यार, और वो थोड़ा सा प्यार आप मुझे दे सकते हैं वीडियो को लाइक करके। अगर आपके सही में ये टॉपिक समझ में आया है, सही में आपको एक एक एक्यूरेट नॉलेज मिली है, तो इतना तो मेरा हक बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप अब चैनल पे न्यू हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन है, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। और एक बार चैनल को अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी एक छोटा सा लाइक और एक कमेंट कि हमें जो आप समझा रहे हो मैम वो समझ में आ रहा है, मुझे बहुत मोटिवेशन देगा, मुझे बहुत खुशी देगा। और आपकी यही जो आप मुझे दोगे वीडियो पे लाइक सब्सक्राइब, इसी से ही मुझे क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। थोड़ी सी खुशी तो मेरी भी बनती है, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ा सा तो आप भी अपने हाथों को हिला सकते हो। तो चलिए भाई, यहाँ पे हमारा रेक्टिफाई फिनिश हो जाता है, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा सेमीकंडक्टर चैप्टर खत्म हो जाएगा एट द लास्ट, क्योंकि आपको भी बहुत टाइम हो चुका आई नो। तो फटाफट से शुरू कर दीजिए सारे नोट्स बनाना सेमीकंडक्टर के, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले सेमीकंडक्टर कंप्लीट करना है ना, तो अच्छे से कंप्लीट कर लो, नोट्स बना के भी और अच्छे से प्रैक्टिस करके भी, ठीक है। तो जल्दी से ये सब कंप्लीट कर लो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, रियल में बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मजा आएगा आपको करने में। तो चलिए फिर अब मुझे अलविदा दीजिए अब। ओके, ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर।